हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्वालिटी एजुकेशन ऐप का पेड वीडियो का हिस्सा है। आप में से बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि सर सभी सब्जेक्ट का एक बार डिटेल सिलेबस बताइए, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कराइए। तो ये वीडियो क्योंकि हमने ऐप पर सभी के लिए फ्री रखा है, आप एप्लीकेशन पर जाकर जिन भी विषय का डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं वहाँ पर अवेलेबल है सभी का। साथ में प्रीवियस पेपर जो है वो पूरा सॉल्यूशन करवाया है, और साथ में अगर आप डेमो क्लास भी देखना चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर जो ग्राम सेवक का, वो सारा पहली क्लास, सभी टीचर्स की पहली क्लास वहाँ पर फ्री है, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश अपने ऐप पर आपको रेखा मैम पढ़ाएगी। ठीक है, मेरे लिए तो हालांकि वो रेखा दीदी है, मेरी बड़ी सिस्टर ही है, कज़न है मेरी। वो फिलहाल इंग्लिश लेक्चरर है और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, स्कूल में भी पढ़ाती है, और अभी जल्द ही मुझे लगता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी होने वाला है। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो इंग्लिश पढ़ाने वाली है ना। उनका जो पढ़ाने का तरीका ऐसे है जैसे बिल्कुल जिनकी बेसिक, हमारे राजस्थान में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है अधिकांश कैंडिडेट्स की, कि इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, वो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो यहाँ से इस कोर्स में अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, कई बार ऐसा ही होता है कि किसी एक सब्जेक्ट हमारी कमज़ोर कड़ी रह जाती है और उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो भी साथी जिनको लगता है कि अभी आपका बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं है और बिल्कुल नई शुरुआत आप कर रहे हैं, बिल्कुल पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो ज़रूर आप क्वालिटी एजुकेशन का ये जो क्वालिटी कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर किसी कोई कैसा ऐसा कैंडिडेट है जिनकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है, और आपके सारे कंसेप्ट पहले से क्लियर है, तो फिर आपको ये कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश तो बिल्कुल आपको कमज़ोर है, कुछ सब्जेक्ट आपके कमज़ोर है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर क्वालिटी एजुकेशन ऐप में जाएंगे, वीडियो कोर्स में जाएंगे, उसके बाद ये है, और यहाँ पर आप प्रीव्यू में जाकर इंग्लिश के जो भी लेक्चर हैं वहाँ पर वो देख सकते हैं। अगर आप इसको परचेज करते हैं, हमने सबके लिए सुविधा रखी है। पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं टेलीग्राम, उसमें भी आप सभी जुड़े रहेंगे, हमारे जो सभी टीम मेंबर्स हैं वो भी इसमें जुड़े रहेंगे। जो भी आपका डाउट है वो हाथों हाथ क्लियर कर दिया जाएगा। ये सुविधा केवल पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, हमारा पहला कोर्स, हम कोशिश करेंगे कि पहले कोर्स में ही बिल्कुल हम आपको सारा बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ ये सारी चीज़ें देंगे, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस बार सिलेक्शन लेकर जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा भाटी और मैं आपका वेलकम करती हूं क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडीओ का सिलेबस, ग्राम विकास अधिकारी, जिसका एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके 27-28 दिसंबर को। तो उसके सिलेबस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा हमने इस पेपर को, इसके सिलेबस को देखा है, इसके सिलेबस में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है कि क्या टॉपिक लिए जाएंगे इंग्लिश को लेके। सिर्फ उन्होंने ये दिया है कि 10th लेवल तक की इंग्लिश आएगी। इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है, लास्ट ईयर का जो आपका पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर, उसको लिया है, और उसके बेसिस पे हमने कोशिश की है कि आपका एक सिलेबस तैयार हो जाए, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना है और इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, या कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो आज ये पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को हम लोग टच नहीं करें, हम दूसरे सब्जेक्ट को लेके तैयारी कर लें, उसकी पढ़ाई कर लें। लेकिन यहाँ आके आप बिल्कुल माइनस में चले जाते हो, और हमें माइनस में नहीं जाना, हमें प्लस में जाना है। इंग्लिश एक डरने का सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ोगे, आप इसके ऑप्शन को टच ही नहीं करते हो, आप इसके ऑप्शन देखोगे, आपको कई बार इसके आंसर इसके ऑप्शंस के थ्रू मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। हम इसको फन के थ्रू पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे में, लाइट मूड में, कि हमें ये समझ जाए, समझ में आ जाए। हम इसे एक बर्डन के जैसे नहीं लें, हम इसको एक फ्री माइंड होकर इसके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, और साथ में ही उसकी प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाए कि आप उस क्वेश्चन को देख के ही ऑटोमेटिक करेक्ट कर लो। तो आज हम सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपका प्रीवियस पेपर था उसमें 10 क्वेश्चंस आए थे, और 10 क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने एक एक टॉपिक यहाँ पे तैयार किया है, जिसमें जो एक क्वेश्चन था वो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड टॉपिक था। 10 तक के सिलेबस में है, ऑफ कोर्स है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट की जानकारी हो, वर्ब की जानकारी हो। देखो, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आप इनको देख के डरे नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं,
हो सकता है हम सब में काफ़ी लोगों ने सिर्फ 10th तक या 12th तक इंग्लिश पढ़ी होती है, उसके आगे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश को छोड़ देते हैं और उसके बाद में वो भूल जाते हैं इंग्लिश को, टच ही नहीं करते हैं उसको। ये गलत चीज़ है। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम हमारी डेली यूजेस में बोलते हैं और लेकिन हम उसको काम में नहीं लेते हैं, पेपर को देखते ही नहीं है। आज यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश के पेपर में उन सब चीज़ों को नोट करेंगे, देखेंगे और राइट भी करके आएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ में, टेबल के साथ में मैं आपको एक मैटर तैयार करके आपको दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट किस तरीके का काम आएगा। वर्ब ये इंग्लिश का सबसे इजी टॉपिक होता है। जितना इसके नाम से लगता है ना कि इतना बड़ा नाम है, टफ होगा, नहीं, ये सबसे इजी सब टॉपिक होता है इंग्लिश का, जो हमारे स्कूल्स में 9th-10th के बच्चे भी बहुत इजीली कर लेते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी कर लोगे। आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप सबको इसके बारे में नॉलेज है, आप ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हो, तो आर्टिकल्स हर एग्ज़ाम में, ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम पे बेस्ड नहीं है। ये टॉपिक किसी एग्ज़ाम में नहीं छूटते हैं। ये अगर आपने एक बार इनके कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, आगे किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। आर्टिकल्स जिसमें हम जानते हैं कि हम इसमें पढ़ते हैं ए, एन एंड द, इनका प्रॉपर यूज़, ये मैं आपको ट्रिक के साथ में याद करवा दूंगी, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आपके पेपर में मैंने देखा है कि जो इन्होंने आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें इन्होंने एक्सेप्शंस को लिया है ज़्यादा। एक्सेप्शंस होते हैं जो अपवाद, जो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको लिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन को कैसे एक अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझ पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगी, उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप आंसर चुटकियों में कर लोगे। प्रीपोजिशंस आपको सबको पता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन की तरह काम में आते हैं, जैसे बाय, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशंस का काम करते हैं। और ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, ये आपके 10th से स्टार्ट होके उसके बाद आपका पीछा नहीं छोड़ता। किसी भी एग्जाम में देख लो आप, आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वो वर्ड होते हैं जो किसी भी जो थिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसकी पोजीशन को बता, उसकी पोजीशन को क्लियर करते हैं। तो इसको भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फनी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिससे कि आपको ये बर्डन नहीं लगे, आप इंजॉय करेंगे इसको। और जब हम इंग्लिश को इंजॉय करने लग जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक इंग्लिश को सीखने लग जाएंगे। सबसे मेन टॉपिक जो अब आने वाला है, टेंसेस। इसका क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में और हर एग्जाम में पूछा जाता है। टेंसेस को तो नहीं छोड़ते, कोई नहीं छोड़ते, ये पूरी इंग्लिश की एक जड़ का काम करता है, रूट है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो इस टेंसेस पे बेस्ड है। हमारी स्पोकन इंग्लिश भी टेंसेस पे बेस्ड है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इस पे बेस्ड है, एक्टिव पेसिव भी टेंसेस पे बेस्ड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी टेंसेस पे बेस्ड है। तो इस टॉपिक को हम करने की कोशिश करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजीली, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग डरते हैं टेंसेस के नाम से कि टेंसेस नहीं पढ़ना, टेंसेस कैसे समझ में आएगा, ये नहीं आ रहा है। लेकिन आप जब मुझसे पढ़ोगे जब टेंसेस को, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ईजी चीज़ है। सिर्फ हम लोग इसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आते हैं, छोड़ देते हैं, पहले से ही छोड़ देते हैं। हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको इतना अच्छा करना है इसको कि हम आगे जाके हर एग्जाम में इसको काम कर सकें। नेक्स्ट, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए हैं और मैंने आपका पेपर देखा है प्रीवियस ईयर का, और मैं बिल्कुल आगे आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ इस पेपर को। तो एक्टिव और जो पेसिव वॉइसेस के जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन जो कि टेंस पे बेस्ड है, अगर आपको टेंस समझ में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्टिव पेसिव में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक्टिव पेसिव में जो वर्ब किस तरीके से काम करेगी, ये टॉपिक करते ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम में, किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, एक्टिव पेसिव के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। कैसे होते हैं वो जब मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच,
हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ये भी टेंस के ऊपर बेस्ड होता है, इसीलिए हम यहाँ से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। टेंसेस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक हैं जो हमारे एक साथ क्लियर हो जाएंगे, और ये 3 टॉपिक क्लियर होने का मतलब है कि हमने आधी जंग जीत ली है किसी भी एग्ज़ाम में। सिर्फ वीडियो में ही नहीं, और भी आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़। अब ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ ऑफिशियल वर्ड्स और टर्म्स। सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जिसमें ये हमारी वोकेबलरी पे डिपेंड करता है कि हमारी वोकेबलरी कैसी है। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ये भी हमारी वोकेबलरी पे बेस्ड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, उसके लिए हम क्या वर्ड दे सकते हैं, क्या शब्द दे सकते हैं, एक वो वन वर्ड में आता है। और ये ट्रांसलेशन ऑफ ऑफिशियल वर्ड्स, टर्म्स, आजकल जो गवर्नमेंट के कौन कौन से जो वर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट में काम में आते हैं, गवर्नमेंट वर्क में काम में आते हैं, उन सब के लिए ये एक अलग ही उनकी ग्लॉसरी होती है, जिसमें इकोनॉमिक्स के वर्ड्स हो जाते हैं, ज्योग्राफी के वर्ड्स हो जाते हैं, पॉलिटिकल के वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हम इसमें पढ़ते हैं ट्रांसलेशन ऑफ ऑफिशियल वर्ड्स और टर्म्स में। तो ये जो चीज़ें हैं, सिनोनिम हुई, एंटोनिम हुई, वन वर्ड हुआ, कि हम इनको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे पढ़ें। हमारी वोकेबलरी तो अच्छी है नहीं, हम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है। इसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे टॉपिक चलेंगे उसके साथ मैं आपको कुछ जो सिनोनिम्स करवाऊंगी, कुछ एंटोनिम्स करवाऊंगी, कुछ वन वर्ड और कुछ ट्रांसलेशन। ये चारों टॉपिक हमारे सिलेबस के साथ साथ चलेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। 10-15 डेली के सिनोनिम, एंटोनिम हम इजीली याद कर सकते हैं। सिर्फ याद ही नहीं करना, उसमें हम उनको समझेंगे कि बाय चांस इससे मिलता जुलता कुछ अलग आ गया तो हम उसको कैसे करेंगे। इसमें कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से आप सही वर्ड को कैच कर सकते हो ऑप्शन के। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिलेबस की है जो हम वीडियो के सिलेबस में करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी, अगर आपने बर्डन समझा हुआ है इंग्लिश को, तो उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इंग्लिश बर्डन नहीं है, इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है। इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो और बाकी दूसरे स्टूडेंट से ऊपर मेरिट में जा सकते हो, प्लस में जा सकते हो, इसीलिए इसे हम लाइटली नहीं लेंगे। इसके आगे मैं पेपर डिस्कस करना चाहूँगी आपसे, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है हम उसको डिस्कस करेंगे। आपका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2016 में वीडियो का, हमने उसको निकाला है और उस पेपर को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और आपके दिमाग से गलत फहमी निकल जाएगी कि इंग्लिश तो इतना हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं और हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हो, देखते ही नहीं हो, इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ दिया, चलो आगे नहीं करना। अरे आप उसको देखो, समझो, पता चलेगा आपको कि ये तो बहुत इजी है। इसके ऑप्शंस देखोगे कई बार तो उसमें आपको आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस। ये क्वेश्चन किसका है? आपका टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जो हमने हमारे सिलेबस में डाला है। एक क्वेश्चन आपका टेंसेस से बन सकता है, और श्योर होता है कि हर एग्जाम में टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे व्हेन आई, और यहाँ पे वर्ब दी है उन्होंने ओपन द डोर। व्हेन वर्ड से कैच हो जाना चाहिए कि ये बात कब की कर रहा है, जब मैंने दरवाजा खोला। तो ये क्या प्रेजेंट टेंस की बात है या पास्ट टेंस की बात है? आधा मैटर यही क्लियर हो गया कि जब मैंने दरवाजा खोला, जब मैंने दरवाजा खोला पास्ट टेंस की बात हो गई है। अब पास्ट टेंस की बात होने का मतलब हो गया है कि प्रेजेंट टेंस तो ये नहीं है, फ्यूचर टेंस भी ये नहीं है। आप यहीं पे रुक के आप अपने ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन देखो, ओपन प्रेजेंट टेंस, एक और मिलेगा आपको ऑप्शन डी, ओपन्स प्रेजेंट टेंस। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तो कट हो गए, दो ऑप्शंस कट हो गए, ए एंड डी, क्योंकि हमें पता है ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। अब सोचो आपके पास में कितने ऑप्शन बचे?
2 ऑप्शन बचे। अब आपको कहाँ इसमें हार्ड लग रहा है कि मैम हमने तो ये सेंटेंस देखा, हमें टफ लगा, हमने छोड़ दिया, हम आगे चले गए? क्यों? आप इसको पढ़ो, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर इन ऑप्शन में ही मिलेगा आपको। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, उसमें बहुत सारे आंसर हमें ऑप्शन में मिले, जो पिछले क्वेश्चन में भी मिल गए, कई आंसर ऑप्शन में भी मिल गए। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में हमें आंसर मिल जाते हैं। तो ओपन्स वाले 2 ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। अब 50-50 चांसेस बन गए हमारे। 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं, उसमें देखिए ओपन्ड बिल्कुल करेक्ट है। आई, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, सी की सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कट कर दिया। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ये पास्ट टेंस की बात है, सेकेंड फॉर्म आएगी, तो करेक्ट है। उसके बाद में ही लिसन टू अवर कन्वर्जेशन, हैड बीन लिसनिंग, पास्ट टेंस की वर्ब है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स आती है, पास्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती है और फ्यूचर में कौन सी आती है। तो ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वंडर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैड हर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस ऑप्शन को हम 1 सेकेंड के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप थर्ड ऑप्शन को देखिए, क्योंकि कंफ्यूजन को पूरा क्लियर करना चाहिए, चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने चाहिए ध्यान से। ओपन्ड करेक्ट है, तो करेक्ट है। अब आप यहां देखो, हैज बीन लिसनिंग, आपकी तो गलती यहीं में पकड़ में आ गई। इसने प्रेजेंट टेंस की फॉर्म डाल दी, यहाँ पे वर्ब की है जो हेल्पिंग वर्ब डाली है, इसने हैज डाली है, और हैज है प्रेजेंट टेंस की, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे ऑटोमेटिक, यहाँ पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और ये यहीं पे ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आप देखो 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए, हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन हमारे पास में है, तो करेक्ट आंसर इज बी। तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच इज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है इन्होंने, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। बहुत बड़ा सेंटेंस है मैम, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, हमने तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स भी नहीं पढ़े। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस पूरा वर्ब्स का खेल है। अगर आपने वर्ब्स का पता है आपको, तो आप इसके आंसर वैसे ही पकड़ लोगे, सेंटेंस की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे? देखो, वर्ब पे पहले हम मार्क कर देते हैं, विल हैव टू। एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस बनाए इन्होंने पैसिव वॉइस के। यहाँ देखो आप, दिस स्काईस्क्रैपर एज यू हैव नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें काम में ली गई है, ठीक है। अब हम एक बार इसके ऑप्शन पे चलते हैं, सेंटेंस को छोड़ के। दिस स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग, अब देखो आप, ये बिल्डिंग वर्ड कहाँ से डाला उन्होंने, है क्या हमारे क्वेश्चन में? कहीं मिल रहा है क्या आपको एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में है ये बिल्डिंग वाला वर्ड? नहीं है, तो हम मन से कोई वर्ड कैसे जोड़ सकते हैं? ये ऑप्शन तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। सेकंड, इसमें भी बिल्डिंग है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब फिर हमारे पास में 50-50 का ऑप्शन आ गया, कौन बनेगा करोड़पति में खेलते हैं जैसे। तो बहुत ही अच्छा है, हमारे पास में चांसेस हो गए हैं, या तो राइट है या रॉन्ग है, 2 में से, लेकिन हम करेंगे राइट। आगे चलो, हेल्पिंग वर्ब को देखो, पेसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ उसमें एक वर्ड ऐड होता है। ये जब मैं आपको पेसिव वॉइस बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पेसिव वॉइस में सिर्फ एक नया वर्ड ऐड होता है, वर्ब चेंज नहीं होती। जैसे विल हैव टू के बाद में जो नया वर्ड ऐड होता है वो बी होता है, बी। और हैव के साथ में, हैव नॉट के साथ में जो वर्ड ऐड होता है वो बीन होता है, हैव के साथ में। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो 4th वाला ऑप्शन है, इसमें इन्होंने तो चेंज कर दी, वो भी चेंज कर दी, शुड लगा दिया, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, इसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं। और वैसे भी आप आगे देखोगे, हैव नॉट के साथ में कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया हुआ है, रॉन्ग है। और वैसे यहाँ पे आप बहुत सारी मिस्टेक इस सेंटेंस में निकाल सकते हो। तो अगर हम सही वर्ब के अकॉर्डिंग चले तो हमारा जो ये आंसर है, हैव नॉट बीन, हैव टू बी, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। आगे देखते हैं,
तो बहुत इजीली कर पाओगे आप। पेसिव वॉइस बहुत इजी होता है, सिर्फ वर्ब्स की सही जानकारी हमें होनी चाहिए। चूज अ सेंटेंस विद द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ये नरेशन वाला सेंटेंस है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, I will sell the TV set. I will sell the TV set if you keep quarreling about the program, said their mother. Said their mother. उनकी माँ ने कहा है I will sell. हम इसके आंसर को यहीं से पकड़ सकते हैं, I will sell। कैसे? क्योंकि I और V के साथ में जो हम यूज करते हैं वो होता है shall। लेकिन मॉडल के रूप में जब हम पढ़ते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में, तब हम आई के साथ में करते हैं विल। और इस विल का जो यहाँ पे मीनिंग निकलता है, इसका मतलब डेटर्मिनेशन। दो तीन मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग होता है डेटर्मिनेशन, श्योरली, श्योरिटी होती है इसमें। एक होता है थ्रेट, धमकी। थ्रेट के लिए भी हम आई के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी को मॉडल्स की थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो इस क्वेश्चन को यहीं से ठीक करने की कोशिश करेगा, यहीं से ठीक कर लेगा वो। तो यहाँ पे जो मदर है वो उनको थ्रेट दे रही है, धमकी दे रही है। शी इज थ्रेटनिंग देम, वो उनको डरा रही है, धमकी दे रही है। क्या डरा रही है? कि आई विल सेल द टीवी सेट, मैं टीवी सेट को सेल कर दूंगी इफ यू कीप क्वारलिंग, अगर तुम इसी तरीके से लड़ते रहे। अबाउट द प्रोग्राम के बारे में, ऐसा उनकी मदर ने कहा। अब कुछ रिप्लाई बच्चों ने भी किया है, सेड द चिल्ड्रन, बच्चों ने रिप्लाई किया, नो डोंट डू दैट, नो डोंट डू दैट। प्रेयर कर रहे हैं, एक तरीके से बैगिंग, बैग करना जिसे कहते हैं। वो कह रहे हैं कि नो ऐसा मत करो, वी विल नेवर क्वारल। ओके, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कभी भी क्वारल नहीं करेंगे, कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा चिल्ड्रन कह रहे हैं। अब हम ऑप्शन पे आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब हम ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, देयर मदर सैड दैट शी वुड सेल द टीवी। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू केप्ट क्वारलिंग, यहाँ प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि इसने यहाँ पे यू लिखा है, यहाँ यू नहीं आके ये तो चेंज होगा प्रोनाउन, दे में चेंज होगा ये प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस हमारा, ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, देयर मदर टोल्ड। अब जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे ना, तो जो उसका पहला ही जब हम रूल पढ़ेंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा कि टोल्ड कब आता है और सैड कब आता है। टोल्ड आता है जब हम यहाँ पे सैड के साथ में टू लगाते हैं, सैड टू के साथ में जो होता है उसकी जगह टोल्ड आता है। यहाँ पे कहीं सैड टू नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन हमारा यहीं पे रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, देयर मदर थ्रेटन्ड, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये वर्ड आया है थ्रेटन्ड। हम थ्रेटन्ड वर्ड को अगर देखेंगे तो ये दो ऑप्शन हमारे वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हमने बात ही किसकी की है? धमकी की, थ्रेटनिंग की। तो यहाँ पे धमकी की बात हो रही है, उनकी माँ उनको धमकी दे रही है। किसकी धमकी दे रही है? टू सेल द टीवी सेट, कि वो टीवी सेट को सेल कर देगी। इफ दे केप्ट, देखो दे आया है यहाँ पे प्रोनाउन, दे केप्ट quarreling about the program, the children begged her। अब बच्चों ने उससे बैगिंग की। इस सेंटेंस में देखो, नो डोंट डू दैट सेड द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन बेग्ड हर नॉट टू डू दैट, ऐसा नहीं करने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने एक बात कही है, वी विल नेवर क्वारल, हम दोबारा कभी लड़ाई नहीं करेंगे। तो वो उनको अश्योर कर रहे हैं, दैट अश्योरिंग हर दैट दे वुड नेवर क्वारल, वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन सही मार्क करने से पहले चौथे ऑप्शन को नहीं छोड़े, पहले हम उस ऑप्शन को भी देखेंगे, श्योर होके ही हम राइट आंसर टिक करेंगे। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, देयर मदर थ्रेटन्ड, ओके, दैट शी शुड। अब यहाँ पे इसने जो वर्ब काम में ली है, शी शुड, ये थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है यहाँ पे। इफ दे केप्ट क्वारलिंग अबाउट द प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड हर डू नॉट डू, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये रॉन्ग लिया हुआ है, डू नॉट डू नहीं होता है,
ये होता है नॉट टू डू दिस। ये दिस भी रॉन्ग हो गया क्योंकि दिस तो इनडायरेक्ट स्पीच में आता ही नहीं है, दिस की जगह आता है दैट, दैट आता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे देखो, हम 2-3 गलतियां अगर पकड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सेंटेंस गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई ना कोई मिस्टेक पकड़ रहे हैं। तो ये गलत हो गया, एज वी वुड। अब यहाँ पे इन्होंने काम में लिया है वी वुड, यानी ये तो हमारी बात हो गई, ये हमारी बात नहीं कर रहे हैं, ये चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। तो दे आना चाहिए, ये प्रोनाउन चेंज होना चाहिए, ये प्रोनाउन यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो ये मिस्टेक, 2-3 मिस्टेक पकड़ने की कोशिश करोगे आपको मिलेगी, और हम श्योर हो जाएंगे कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी ही है, और जो ये डी है ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का करेक्ट सेट इसके अंदर हमको लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, और क्रॉस लगाना है, यूज क्रॉस इफ देयर इज नो आर्टिकल। हमें क्रॉस लगाना है अगर वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो आर्टिकल्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, और वैसे इसको बेसिक तरीके से अगर हम देखें तो देखो, ही सैड एज, अब इस वर्ड को हम कई बार बोलते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आपने सुना होगा। आप लोग, कई लोग किसी दूसरों से बात करते हैं उनको भी सुनते हैं, कई मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें भी बात करते हैं, तो उसमें वो बात इसी तरीके से करते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कहीं आपने नहीं सुना होगा मैटर ऑफ दी फैक्ट। तो एज यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया ए, मैटर ऑफ फैक्ट क्रॉस, नो आर्टिकल, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो देखो, हम 1-2 आर्टिकल करेक्ट अगर हमने पकड़ लिए तो हमारा क्वेश्चन वैसे भी सही हो जाए, क्योंकि फर्स्ट में हमने ए लगाया, सेकंड में एक्स लगाया, और थर्ड ऑप्शन देखो, तो थर्ड ब्लैंक है, देयर वॉज डैश एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जो एक्सप्लोजन है ये वोवल साउंड है, AEIOU जो वोवल्स होते हैं, इनके जो साउंड होते हैं, स्वरों के जो साउंड होते हैं, उससे पहले एन का प्रयोग होता है। तो एक्सप्लोजन से पहले यहाँ पे यूज में आएगा एन, एन एक्सप्लोजन इन। अब ये लास्ट है, ये लास्ट एक ऑर्डिनल नंबर है, तो एक ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले, लास्ट से पहले, फर्स्ट से पहले, सेकंड से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। और हमारा डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। आई विजिटेड एंड मिस्टर बीन्स द ओनर ऑफ द हाउस, डेफिनेट ओनर है, द ओनर ऑफ। यहाँ पे हाउस से पहले द क्यों लगेगा? क्योंकि हमने हाउस को पहले ऊपर मेंशन कर दिया है एक बार, हाउस को पहले एक बार मेंशन कर दिया है, तो दूसरी बार अगर हाउस आएगा तो उससे पहले जो आर्टिकल यूज करेंगे वो द आएगा। वॉज बर्न्ट इन द फेस, हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे इंजरी होती है ना, तो उसे हम कहते हैं इन द फेस। तो इस तरीके से हम आर्टिकल का क्वेश्चंस आप देख लोगे कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस, ये सारी जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशंस के होते हैं, और हमें अगर 1-2 प्रीपोजिशन भी हमने सही लगा ली तो हमें इसमें से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर मिल जाएगा। कैसे? ये देखो, मिस्टेक, आपने कई बार सुना होगा, बाय मिस्टेक हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है। ये हमारे रेगुलर वोकेबलरी में होता है, दूसरों से सुन लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। हमें ज़रूरत है इन वर्ड्स को जो हमारे आसपास बोले जाते हैं उनको ध्यान से सुने, समझें कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनकी वोकेबलरी कौन सी है, उनका आर्टिकल्स कौन से हैं, उनकी प्रीपोजिशंस कौन सी है। अगर हम उस पर जब ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे तो वैसे भी ये हमारी हैबिट में आने वाला है, तो हमारी हैबिट में आ जाएगा कि मिस्टेक के लिए क्या लगता है, बाय। तो बाय हमारे पास में 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए हैं, क्योंकि जब हमने बाय को पकड़ लिया है
तो फिर 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही रॉन्ग हो गए। अब हमारे पास फिर 50-50 का चांस बन गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, क्योंकि हम उसमें से रॉन्ग आंसर्स को छाँट सकते हैं बहुत ईज़िली, जो कि दूसरे सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। दूसरे सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंग्लिश में रॉन्ग आंसर पकड़ना बहुत ईज़ी होता है। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है यहाँ पे, वो आ जाएगी बाय। बाय मिस्टेक आई ओपन सिल्वियाज लेटर इंस्टेड। इंस्टेड के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ में हमेशा जो प्रीपोजिशन आती है वो इंस्टेड ऑफ होती है, इंस्टेड ऑफ माई ओन। अब यहाँ पे बाय के साथ करेक्ट है, ऑफ भी करेक्ट है, ऑफ भी करेक्ट है, आगे चलना पड़ेगा। शी वॉज वेरी एंग्री, किसी के साथ गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री किसी के साथ गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री विद। एंग्री के साथ में जो प्रीपोजिशंस आती है वो होती है विद। एंग्री विद मी एंड सैड दैट आई हैड डन इट। पर्पस के लिए जो वर्ड होता है कि जानबूझकर किया है, ऑन पर्पस, तुमने ये काम जानबूझकर किया है, ऑन पर्पस ये काम किया है तुम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस। और अब हमारे ऑप्शन पे देखेंगे हम, बाय है, ऑफ है, यहाँ पे ऑन दे दिया है और विद दे दिया है, जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, बाय, ऑफ, विद, और लास्ट में आएगा ऑन। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस इन विच द वर्ब इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे। और इसमें जो इन्होंने ऑप्शंस लिए हैं में से कुछ, एक ऑप्शन सिंपल है नाइदर नॉर वाला, बाकी जो इन्होंने लिए हैं वो कोशिश की है कि जो एक्सेप्शन, जो लीक से हटकर होते हैं, उनको लिया है इन्होंने। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये हमें जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी कि कैसे होगा और कैसे इसको याद करना है, कैसे हमें याद रखना है कि हम एग्जाम में भूलें नहीं। अब यहाँ पे ये क्यों एक्सेप्शन है, क्यों अपवाद की तरह काम में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एज एंड एक्सपीरियंस। देखने में तो लगेगा हमें कि 2 चीज़ें हैं, एक तो एज हो गई, एक एक्सपीरियंस हो गई, बीच में एंड भी लग रहा है, एज और एक्सपीरियंस, ये तो 2 चीज़ें हो गई। अगर हम सिंपल रूल याद करके चले गए तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे मैम ये ब्रिंग्स तो रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एस लग रहा है, सिंगुलर वर्ब कैसे आ रही है जबकि ये तो प्लूरल है। यही चीज़ हमें समझनी है कि एज और एक्सपीरियंस ये यहाँ पे एक यूनिट है। एज और एक्सपीरियंस एक साथ चलता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें एक्सपीरियंस भी होता रहता है। तो एज और एक्सपीरियंस एक साथ चलती है और इसीलिए हम इस एज एंड एक्सपीरियंस को एक यूनिट मानते हैं, सिंगल यूनिट, और इसीलिए इसे हम सिंगुलर के रूप में काम में लेते हैं। और यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पे होगा। सेकंड, नाइदर मिस्टर वाई नॉर मिस्टर जेड हैज एनी राइट टू द प्रॉपर्टी। नाइदर नॉर वाले सेंटेंस मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसमें नाइदर और नॉर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो नॉर के बाद वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज में लिया जाता है। तो नॉर के बाद कौन है? मिस्टर जेड। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले कौन है, हमें सिर्फ बाद वाले से मतलब है। तो मिस्टर जेड है। अब मिस्टर जेड एक आदमी है, एक ही है, सिंपल दिख रहा है, सिंगुलर है, तो फिर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे वो सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब लेंगे यहाँ पे हम, प्लूरल वर्ब नहीं होगी कि मिस्टर वाई और मिस्टर जेड 2 लोग हो गए, नहीं। यहाँ पे नॉर के बाद मिस्टर जेड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसीलिए वर्ब कौन सी काम में आई है? सिंगुलर वर्ब काम आई है, हैज, सिंगुलर नाउन्स के साथ में चलती है। नेक्स्ट ऑप्शन है द शिप्स क्रू।
अब ये क्रू क्या होता है? क्रू होता है जो शिप की पूरी टीम होती है, जो उस पे काम करने वाले जो सारे लोग होते हैं शिप के ऊपर, उसे क्रू कहते हैं। अब वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो शिप के क्रू को एक यूनिट माना जाता है, एक पूरी यूनिट माना जाता है। दो तरीके से काम में ले सकते हैं इसको। अगर इनको अलग अलग मेंबर्स की तरह काम में लिया जा रहा है तो फिर हम इसको प्लूरल की तरह काम में लेते हैं, अगर इनको अलग अलग मेंबर्स के थ्रू माना जा रहा है तो। लेकिन इसको एक यूनिट की तरह काम में लिया जाएगा, और उसके लिए समझने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ऑप्शन में वो आपको हिंट देगा, ऐसी कोई ना कोई हिंट देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं ये। द शिप्स क्रू वॉज ए मिक्स्ड ग्रुप, यहीं पे बात कर ली इन्होंने, अ मिक्स्ड ग्रुप, ए ग्रुप है, मिक्स्ड आया है ठीक है, लेकिन ए मिक्स्ड ग्रुप, कितने ग्रुप है? एक ग्रुप, ये खुद बोल रहा है, अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग अलग जो नेशंस के एक मिक्स्ड ग्रुप है जो ये शिप का क्रू है। तो ये एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है, अलग अलग मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि ए ग्रुप, अ मिक्स्ड ग्रुप। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है। ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कई लोग करेक्ट पे करके टिक करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि इनकरेक्ट निकालना है हमें, तो इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अब इनकरेक्ट देखेंगे हम। When the ship arrived in Part, the crew was taken into custody on a charge of mutiny. अब यहाँ पे जब शिप यहाँ पे पहुंचा है, अब यहाँ पे पार्ट आया है, मे बी ये पोर्ट हो सकता था, एट पोर्ट होता तो ये पोर्ट हो सकता था, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सेंटेंस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे, द क्रू वॉज टेकन, अब यहाँ पे क्रू को ले जाया गया, इनटू कस्टडी, कस्टडी में ले लिया गया। किस लिए लिया गया? ऑन ए चार्ज ऑफ म्यूटिनी, उन्होंने शिप पे कोई क्रांति कर दी थी, कोई झगड़ा कर दिया था, इसीलिए इन सबको इन्होंने अपनी कस्टडी में लिया है। तो सबको लिया है, सारे मेंबर्स को लिया है, सारे क्रू मेंबर्स को लिया है, इसीलिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे जो क्रू काम करेगा वो एक प्लूरल सेंस में करेगा, और प्लूरल सेंस के लिए यहाँ पे वॉज की जगह वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए थी, और यहाँ आना चाहिए था वर। तो ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा जो इस ए बी सी में से जो राइट आंसर होगा कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, तो वो आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये देखिए, मैंने आपको सिलेबस में लिखाया है, जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो है ऑफिशियल टर्म्स, ऑफिशियल ग्लॉसरी, जो ऑफिशियल यूज के लिए आती है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड्स। मुद्रास्फीति बहुत बार सुना है हमने इसको इकोनॉमिक्स में, वेतन वृद्धि, जो लोग जॉब में हैं, पहले से ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको देखते ही पता चल जाएगा वेतन वृद्धि क्या होता है। प्रतिलेखन, प्रतिलेखन क्या होता है, इन सबको अगर हम इन ऑप्शन के थ्रू समझें तो देखो, जो मुद्रास्फीति होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति के लिए वर्ड आता है इन्फ्लेशन। और जो वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें ये वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा है, जुलाई में इंक्रीमेंट लगना है, सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई में। जुलाई में इंक्रीमेंट लगने का मतलब है कि जुलाई में हमारी वेतन वृद्धि हो जाएगी, कुछ परसेंट सैलरी बढ़ती है, उसे कहते हैं इंक्रीमेंट लगना, और इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन वृद्धि। और प्रतिलेखन, प्रतिलेखन यानी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी कोई आर्टिकल है या किसी का हमने कोई स्पीच सुनी है या किसी बुक के बारे में, अगर हम उसको लिखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, पूरा डिटेल अगर हम उसके बारे में लिखेंगे तो हम उसे कहते हैं प्रतिलेखन, और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड आता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हम उसकी नकल करते हैं पूरा कि हाँ इसने क्या बोला था, ताकि लोगों तक पहुंच जाए, वो उनकी समझ में आ जाए। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इन्फ्लेशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसक्रिप्शन। और
जिसको वेतन वृद्धि का पता था उसको, उसके लिए वैसे भी 2 ऑप्शन कट गए थे यहाँ पे, क्योंकि देखो इंक्रीमेंट सिर्फ इसमें आया है और इसमें आया है, ठीक है। ऑप्शन 2 में आया है और 4 में आया है इंक्रीमेंट, इसके अलावा इन 2 में नहीं आया है, तो ये 2 तो वैसे भी कट हो गए। जिसको इंक्रीमेंट एक भी वर्ड आपने कैच कर लिया तो बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उस आंसर को राइट कर दोगे। मुद्रास्फीति, अब मुद्रास्फीति का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, घटना, तो हम इस ऑप्शन को भी इस तरीके से रॉन्ग कर सकते हैं कि घटना नहीं हो सकता। अब देखो, अब हमने जब इसको देख ही लिया है तो एक बार इन टर्म्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी टर्म्स है ये? करेंसी डिक्रीज, करेंसी डिक्रीज का मतलब, करेंसी हम अच्छे से जानते हैं मुद्रा होती है, और मुद्रा में डिक्रीज यानी कमी आना, करेंसी में कमी आना, मुद्रा में कमी। सैलरी जेनित, सैलरी सबको पता है, सब सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं, तो सैलरी जो हमारी तनख्वाह होती है, ठीक है ना, सैलरी जेनित, वेतन जो होता है उसे सैलरी कहते हैं, और जेनित, जेनित का मतलब होता है टॉप, सबसे जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, उसे कहते हैं जेनित। तो सैलरी जेनित का मतलब होता है कि वेतन हमारी चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है, तो वेतन चरम कहते हैं इसको, वेतन चरम, ये इसका वर्ड आता है। कॉपिस्ट, जो कॉपी करता है, कॉपी क्या होती है? प्रतिलिपि होती है, किसी भी चीज की प्रतिलिपि को कॉपी कहते हैं। और कॉपिस्ट कौन होता है? जो उस प्रतिलिपि को करता है, तो प्रतिलिपिकार, कॉपिस्ट का मीनिंग होता है प्रतिलिपिकार। ये चीजें मैं बता चुकी हूँ, इन्फ्लेशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का ऑपोजिट वर्ड है यहाँ पे, डिफ्लेशन, यानी जैसे मुद्रास्फीति होती है वैसे ये होती है मुद्रा की जो कमी आती है इसके अंदर। इसके लिए जो वर्ड आता है अवस्फीति, अवस्फीति वर्ड आता है, ये इकोनॉमिक की टर्म है, अवस्फीति वर्ड आता है। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंकित करना, कहीं पे नोट करना, जैसे कि जो पुराने पुराने जो शिलालेख होते हैं, उन शिलालेख के ऊपर भी कुछ खुदाई के द्वारा कुछ खोद कर कुछ लिखा हुआ होता है, उसे भी कहते हैं इंस्क्राइब्ड, से बना हुआ वर्ड है इंस्क्राइब करना, अंकित करना, लिखना, खुदाई करना, उत्कीर्ण करना, जो हम जीके में पढ़ते हैं इस चीज को, उत्कीर्ण करना, उसके लिए भी आता है इंस्क्राइब। और काउंटर कॉपी, ये प्रतिलिपि है एक तरीके की, बिल्कुल जो उसकी सेम कॉपी होती है उसे काउंटर कॉपी होती कहते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, स्लिप कटवाते हैं, मेडिकल बनवाते हैं, तो मेडिकल में से वो दोनों में सेम चीज़ें लिखता है 2 पेपर में, लेकिन एक पेपर वो हमें देता है और एक पेपर वो अपने पास में रख लेता है, तो वो जो कॉपी अपने पास रखता है उसको कहते हैं काउंटर कॉपी। डिक्रीज्ड इनकम, इनकम पता है सबको, आय, और डिक्रीज्ड इनकम का मतलब है कि जो हमारी आय है उसके अंदर कमी आ गई है, डिक्रीज्ड इनकम, आय में कमी आ गई है। इंक्रीमेंट आपको पता ही है, पता चल गया होगा। ट्रांसलेशन, सिंपल सा वर्ड है, अनुवाद करना, चाहे हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करें या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करें या किसी भी दूसरी भाषा से जो अनुवाद करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये इस तरह की बहुत सारी ऑफिशियल टर्म्स हैं जो हम डेली रूटीन में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनरस। ये वर्ड आपका सिनोनिम में आया था और कई बार पूछा जाता है जेनरस वर्ड। तो जेनरस वर्ड ये हमारा वोकेबलरी से रिलेटेड है, जो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको कवर अप करने की कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हम पढ़ें। इसमें है फर्स्ट थैंकफुल, ग्रेटफुल, इंडेटेड। थैंकफुल का मतलब मैं आपके प्रति बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। पहले तो जनरस का मतलब देखिए, जनरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जनरस है, दार है, जिसका दिल खुला हुआ है, बड़े दिल वाला, उसे कहते हैं जनरस, उदार, ठीक है। अब यहाँ पे हम थैंकफुल की बात कर रहे हैं, थैंकफुल यानी कि वो आभारी है, ठीक है, तो हमारे प्रति थैंकफुल है या हम किसी के प्रति थैंकफुल है, एहसानमंद है हम उससे। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का भी वही मीनिंग होता है, एहसानमंद। इंडेटेड यानी कि आपका कर्ज है हमारे ऊपर,
तो ये सारी बातें किसकी, इसके लिए एक हिंदी में एक वर्ड आता है आप लोगों ने, कृतज्ञ। कृतज्ञ है। और फिर भी अगर ये वर्ड आपको हार्ड लग रहा है तो एक और वर्ड है आभारी। ये वर्ड इससे रिलेटेड है। तो क्या जनरस इससे मैच खा रहा है? सिनोनिम का मतलब मैच होना चाहिए, नहीं, इससे मैच नहीं खा रहा। अब देखो लिबरल, लिबर्टी से रिलेटेड है एक वर्ड बना है ये लिबरल। तो वैसे तो लिबर्टी का मतलब तो होता है आज़ादी, लेकिन ये उससे अलग है वर्ड लिबरल। लिबरल का मतलब होता है खुला, खुले दिलों वाला, खुले दिल वाला। ये भी वर्ड एक तरीके से उदार वर्ड है, बिल्कुल मैच खा रहा है ये हमारे जनरस वर्ड से। बाउंटीफुल, बहुत कुछ देने वाला, बहुत कुछ। हम कहते हैं द गॉड इज बाउंटीफुल, गॉड बाउंटीफुल है, गॉड बहुत कुछ देने वाला है। तो बाउंटीफुल भी इस लिबरल के जैसे ही है, उदार, बड़े दिल वाला, जनरस। गॉड जनरस है। और मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का मीनिंग भी होता है उदार, बड़े दिल वाला, खुले दिल वाला। तो ये बिल्कुल मैच खा रहा है हमारे जनरस से। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन भी देख लो। जेंटल, हम्बल, टेंडर। टेंडर जो अपने हार्ट से बहुत ज़्यादा टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है। जेंटल जो बहुत अच्छे लोग होते हैं। और हम्बल जो बिल्कुल जिनको प्राउड नहीं होता, वो हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, जिनको बिल्कुल घमंड नहीं होता। तो ये सारे सॉफ्ट से रिलेटेड हैं, सॉफ्ट नेचर से रिलेटेड है। सॉफ्टनेस होती है उनके नेचर में, एक अच्छे नेचर से रिलेटेड है, लेकिन ये जनरस से रिलेटेड नहीं है। स्टेटली, डिग्निफाइड एंड एग्जॉल्टेड। स्टेटली का मीन्स होता है एकदम किंगली, किंग के जैसे, राजा के जैसे, वो एक राजा के जैसे या एक राजकुमारी के जैसे आई, तो स्टेटली। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड भी मीनिंग होता है एक अपनी गरिमा के साथ में, डिग्निफाइड। एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड का भी मतलब होता है ऊंचा, हाई लेवल का, हाई। ठीक है, जो एक ये कंडीशन है किसी इंसान की, वो स्टेटली, डिग्निफाइड, एग्जॉल्टेड, ये हाई स्टेटस से रिलेटेड है, एक राजा के जैसे। लेकिन ये जनरस से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं खा रहा और हमारा राइट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिज़ैंथ्रोपिस्ट। हमने पूरे पेपर का ऑपरेशन किया है कि एक एक वर्ड आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है पेपर को। इसीलिए पूरे पेपर को बहुत अच्छे से हमने चेक किया है, देखा है, सॉल्व करने की कोशिश की है, और समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल। मिज़ैंथ्रोपिस्ट, जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने ये वर्ड पढ़ा होगा, एंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपिस्ट एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, ये शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान। तो एंथ्रोपिस्ट यानी कि जो मानव का, ह्यूमन रेस का शास्त्र होता है उससे रिलेटेड है, ह्यूमन रेस से रिलेटेड है। और उसके साथ में अगर मिस आ रहा है तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो जाता है, देखो मिस का मीनिंग होता है रॉन्ग, रॉन्ग होता है मिस का मीनिंग। ठीक है, रॉन्ग वे में, नेगेटिव सेंस में काम आता है ये मिस। तो वो होता है मिज़ैंथ्रोपिस्ट जिसको ह्यूमन रेस से प्रॉब्लम होती है, जो नहीं चाहता कि ह्यूमन रेस बने, वो ऑपोजिट होता है, उनके खिलाफ होता है। तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट जो ह्यूमन रेस को पसंद नहीं करता, वो मिज़ैंथ्रोपिस्ट होता है। अब हमें इसका ऑपोजिट ढूंढना है। आप देखेंगे इनके ऑप्शंस देखेंगे, एंटी मिज़ैंथ्रोपिस्ट, यहाँ वैसे ही नेगेटिव सेंस है, अगर उससे पहले हम एंटी और लगा देंगे तो नहीं, वो ऑपोजिट नहीं होगा, क्योंकि मिज़ैंथ्रोपिस्ट एक रॉन्ग वे में, नेगेटिव सेंस में है। तो एंटी लगाने से इसका ऑपोजिट नहीं बनेगा और न ही ए लगाने से बनेगा। किसी भी नेगेटिव वे में जो सेंटेंस जाता है उसके आगे ए, एंटी या डी लगाने से वो उसका जो एंटोनिम है वो नहीं बनता है। तो अ मिज़ैंथ्रोपिस्ट भी रॉन्ग है, डिसएंथ्रोपिस्ट भी नहीं हो सकता, फिलेंथ्रोप, ये जो फिल वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, फिल से बना है, फिल। और फिल का मीन होता है लव,
क्या मतलब होता है फिल का? लव। और लव, एंथ्रोपिस्ट, वो जो एंथ्रोपिस्ट है, जो कि शरीर ज्ञान, सॉरी, जो ह्यूमन रेस से रिलेटेड है, शरीर विज्ञान का भी कह सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी उसी से रिलेटेड एक ब्रांच होती है। तो जो मानवों से प्यार करता है, लव करता है, ह्यूमन रेस से जो लव करता है, उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी सी टर्म्स अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए ना, तो हम ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें देखो, द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, ये सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इन राइट ऑर्डर। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो इन्होंने ये जो वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, उनको राइट पेयर में हमें इसका वन वर्ड ढूंढना है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, ए, fear of confined spaces, fear of confined space। confined spaces का मतलब होता है कि जो एक लिमिटेड जगह होती है, छोटी सी जो जगह होती है, जैसे बिल्डिंग में जाते हो आप, लिफ्ट में जाते हो, लिफ्ट बहुत ही लिमिटेड होती है, उसी में जाना होता है आपको। तो वह व्यक्ति जिसको फियर, डर लगता है ऐसी कन्फाइंड स्पेसेस से, कि मैं इसमें कहीं बंद नहीं हो जाऊं, मैं कहीं फंस नहीं जाऊं, तो ऐसी बातें वो सोचता है। ये सब, ये जो चीज़ें ली है इन्होंने, ये ली है उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ये एक हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं, ये टर्म्स हैं जो उन्होंने आपसे पूछी है। सेकंड पूछा है, ए पर्सन हु हैज़ एन इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील, स्टील करने की डिज़ायर होती है, चोरी करने की इच्छा होती है। अब यहाँ चोर की बात नहीं हो रही, ये यहाँ पे अपने आप अंदर से वो डिज़ायर होती है। वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करेगा, एक अच्छी फैमिली से, कोई रिच पर्सन भी हो सकता है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, और जिसको पैसे का इतना लालच भी नहीं है, बस उसके अंदर से एक आता है, मन में आता है कि नहीं मुझे कुछ चोरी करना है, मुझे यहाँ से जाते हुए ये चीज़ उठा के लेके चली जानी है। ये उसका मेंटल डिसऑर्डर है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ को लेके जो उस मेंटल डिसऑर्डर की बात की है, वो इन्होंने की है। अब देखो इसके एक एक टर्म पे हम चर्चा करते हैं। पहले अगोराफोबिया, देखो फोबिया डर होता है, ठीक है, माना फोबिया डर होता है, लेकिन इसके पहले आ रहा है यहाँ पे अगोरा। अब ये अगोरा क्या होता है? तो देखो, जो ये अगोरा है ना, ये जो वर्ड है अगोरा, ये एक ग्रीक टर्म है। जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसके अंदर ये अगोरा टर्म काम में ली जाती है। और ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, इस अगोरे का मतलब होता है, अगोरा का मतलब होता है पब्लिक स्क्वायर। पब्लिक स्क्वायर, पब्लिक स्क्वायर क्या होता है? पब्लिक स्क्वायर, पब्लिक स्क्वायर होता है कि जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरी की पूरी पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, चर्चा कर सकती है, कोई भी उनकी मीटिंग होती है तो वो उस पब्लिक स्क्वायर पे होती है। जैसे चौराहा बोलते हैं ना हम, हमारा पब्लिक चौराहा, वैसे वहाँ पे ग्रीक में एक होता था पब्लिक स्क्वायर, जिसको वो क्या बुलाते थे? अगोराफोब। अगोराफोबिया का मतलब होता है कि पब्लिक स्क्वायर में क्या होगा, पब्लिक होगी, बहुत सारी भीड़ होगी, और उससे फोबिया है, यानी कि भीड़ से फोबिया है इसको। तो यहाँ भीड़ से फोबिया नहीं पूछा है। सेकंड है पायरोमैनियक। पायरोमैनियक, ये पायरो क्या होता है? ये पायरो बना है पायर वर्ड से, और इसका मीनिंग होता है जो चिता की जो लकड़ी होती है, तो एक बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर देते हैं हम लोग एक ईंधन के जैसे, और उसमें आग लगाई जाती है। आग से भी मीनिंग होता है फायर में, कई बार हम उसको जलती हुई लकड़ियाँ, जलती हुई आग, वो भी कहते हैं इसको। तो पायरोमैनियाक, पायरोमैनियाक का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अपने मन में एक डिज़ायर होती है कि बस मैं सब जला दूँ, आग लगा दूँ। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है साइकोलॉजी में। तो उसे लगता है कि मैं सबको जला दूँ, आग लगा दूँ, बस उसके मन में आता है बस आग लगाऊँ। तो उस आग लगाने वाली बीमारी को कहते हैं पायरोमैनिया। स्पेस फोबिया, इसके नाम से पता चल जाएगा,
स्पेस फोबिया, स्पेस कहते हैं अंतरिक्ष को, अंतरिक्ष में जाने का फोबिया जिसको होता है उसे स्पेस फोबिया कहते हैं। यहाँ पे कहीं स्पेस फोबिया अंतरिक्ष की बात नहीं की है, यहाँ कन्फाइंड स्पेसेस की, लिमिटेड स्पेस की बात की है, स्पेस की बात नहीं की है। और डिप्सोमैनियाक जो होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति जिसे अल्कोहल को लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, अल्कोहलिक होता है जो, जिसे बार बार चाहिए कि नहीं मुझे तो अल्कोहल चाहिए, बिना अल्कोहल के मैं नहीं रह सकता, तो जो ये डिसऑर्डर होता है, ये भी एक डिसऑर्डर है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें उसको अल्कोहल चाहिए ही होता है। तो ये जो अल्कोहलिक होता है उसके लिए जो टर्म आती है, अल्कोहलिक के लिए जो टर्म आती है वो है डिप्सोमैनिया। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, ये बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, स्टील से रिलेटेड नहीं है। थर्ड देखेंगे क्लैस्ट्रोफोबिया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है क्लैस्ट्रोफोबिया नाम से, क्योंकि इन्होंने कंफ्यूज किया है कि अगर आप सही ऑप्शन पे जा रहे हो तो हम आपको बीच में कैसे रोक लें। थेफ्टोमैनियाक कंफ्यूज करने के लिए, कैसे कि इन लोगों ने दिया है कि डिजायर टू स्टील, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ जाएगा और डिजायर टू स्टील, पता है उनको स्टील यानी चोरी करना होता है, लेकिन चोरी करने के लिए उनके दिमाग में आ जाएगा चोरी कौन करता है, थीफ, और चोरी करने को कहते हैं थेफ्ट। तो उस वर्ड को पकड़ के वो इस आंसर को राइट करने की कोशिश करेंगे, जो कि रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इस तरीके के कोई भी वर्ड नहीं है। और जो हमारा राइट आंसर जिसके ऊपर आ रहे हैं हम, वो है क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लेप्टोमैनियाक। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? ये जो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस, किसी भी स्पेस में जाने से डर लगता है। ये जो वर्ड है ना, ये क्लॉस्ट्रो, ये वर्ड बना है क्लॉडर से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। क्लॉड्री, ये एक लैटिन टर्म है, लैटिन इंग्लिश की टर्म है ये, तो ये लैटिन टर्म से लिया वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू शट, बंद कर देना, उससे लेके इन्होंने वर्ड बनाया है ये क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी ऐसी जगह जहाँ पे जाने से हमें बंद होने का डर बैठ जाए कि हम इसमें बंद हो जाएंगे परमानेंटली, तो उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉड्रे वर्ड से बना है जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू शट। तो ये बिल्कुल सूट कर रहा है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। सेकंड भी देख लो इसका, क्लेप्टोमैनियाक, ये जो क्लेप्टो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में जो ये क्लेप्टस होता है, क्लेप्टोस, इसका मीनिंग होता है टू स्टील, चोरी करना, इसका मीनिंग यही होता है टू स्टील, टू स्टील, चोरी करना। तो ये बिल्कुल वर्ड क्लेप्टोस चोरी से रिलेटेड है। क्लेप्टोमेनिया वो व्यक्ति जिसकी चोरी करने की आदत होती। तो ये वर्ड कई बार पूछा जाता है, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया जो हमारी डिज़ायर होती है, इरेजिस्टिबल डिज़ायर, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, चोरी करने की चीज़, आदत को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, भले ही हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो या नहीं हो, बस हमें चोरी करनी है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, अ पर्सन हु हैज़ एन इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप देखोगे कि थोड़ा सा हमारी पढ़ाई कि हम लोग इंग्लिश को लाइटली नहीं लें, क्योंकि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये आपको बहुत हाई लेवल पे ले जा सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इंग्लिश को अटेम्प्ट करते हैं, तो हम इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश को बिना बर्डन के बहुत अच्छे से एक माइंड गेम की तरह, ये एक माइंड गेम होता है जो पेपर आता है ना इंग्लिश का, ये एक माइंड गेम होता है, उसको कैसे सेटल होके, कैसे अपना दिमाग लगा के हम राइट आंसर पे चले जाएंगे, भले ही हमें उसके टर्म्स कुछ समझ में नहीं आ रहे हो, लेकिन हम करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको आज के पेपर में समझाई कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर को क्लियर कर सकते हो और कैसे हम आगे इसकी तैयारी करने वाले हैं। मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी आपको, जिससे आपकी हैबिट में आ जाएगा। बहुत फ़ायदा मिलता है प्रैक्टिस सेट करने से,
क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से ही जो ग्रामर पार्ट्स की जो हमारी एरर्स होती है, जो मिस्टेक्स होती है, जो गलतियाँ होती है, उसमें सुधार हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।